everyone, it's me Priya Mishra and today I'm going to discuss a poem of your course which is The Dust of Snow by Robert Frost। तो आज हम बात करने जा रहे हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक पोएम है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या हैं, एक अमेरिकन रियलिस्टिक पोएट हैं। वो रियल लाइफ सिचुएशन पर लिखना पसंद करते हैं। क्लास 9th में इनकी एक पोएम है जो कि बहुत फेमस है, द रोड नॉट टेकन। तो ऐसे ही क्योंकि इनको रियल लाइफ सिचुएशंस पे लिखना पसंद है तो इन्होंने अपनी रियल लाइफ सिचुएशंस या फिर हम कह सकते हैं सोसाइटी के जो फेमस मुद्दे होते हैं या फिर जो बातें होती हैं जिनको उठाना ज़रूरी होता है, ये उन पे पोएम्स लिखना पसंद करते हैं। तो ये पोएम भी इनकी एक ऐसे ही पॉइंट पे है, जैसे हम जानते हैं कि हमारी सोसाइटी में बहुत सारे बैड मिथ्स हैं, बैड वुमेंस हैं, उस चीज़ को लेकर के इन्होंने ये पोएम लिखी है। तो पहले तो मैं आपको इस पोएम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देती हूँ, उसके बाद मैं आपको इसकी कुछ पोएटिक डिवाइसेस और इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो भी एक्सप्लेन करूँगी। तो फर्स्ट स्टैंजा है आपकी पोएम का, द वे अ क्राउड शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। यहाँ पे जो पोएट हैं उन्होंने समाज की दो ऐसी चीज़ें जिनको माना जाता है कि एक बैड साइन है, इट मीन्स कि जिनका आसपास होना एक बैड सिंबल को शो करता है। पोएट ने उन दो चीज़ों को यूज़ किया है, जैसे क्रो एंड द हेमलॉक ट्री। क्रो के लिए एक ऐसी मान्यता है कि क्रो जहाँ पे होते हैं, या फिर आपने भी सुना होगा अपने घरों में कि अगर क्रो कहीं बोलना स्टार्ट करता है तो घर वाले क्या बोलते हैं, इसको भगा दो, क्योंकि इसका बोलना अशुभ होता है और अगर ये बोलता रहेगा तो हो सकता है कि आसपास कुछ बुरा सुनने को मिल जाए। और दूसरी चीज़ क्या है, द हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री क्या होता है, एक पेड़ होता है जिसकी छोटी छोटी लीव्स होती हैं और वाइट कलर के उसके छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं, और वो एक पॉइजनस प्लांट है, तो उसको भी सोसाइटी के लिए एक अच्छी चीज़ नहीं मानी जाती। ठीक है, तो पोएट ने यहाँ पे क्या दो चीज़ों का यूज़ किया है, द क्रो एंड द हेमलॉक ट्री। वो क्या कहते हैं, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। जिस तरीके से पोएट रास्ते से गुज़र रहे थे वहाँ पे एक हेमलॉक ट्री था, और जिस तरीके से पोएट के ऊपर उस क्रो ने शेक करके पेड़ को हिला करके उनके ऊपर गिरा दिया, क्या गिरा दिया, द डस्ट ऑफ स्नो। तो उन्होंने बोला जिस तरीके से उस क्रो ने उस हेमलॉक ट्री से उस स्नो को, उस डस्ट ऑफ स्नो को उनके ऊपर गिराया, उससे क्या हुआ, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। जिस तरीके से क्रो ने ये काम किया उससे क्या हुआ, इनके दिन का जो बचा हुआ थोड़ा सा पार्ट था वो क्या हो गया, जिस रिग्रेट में ये जा रहे थे कि इनका दिन ख़राब हो जाएगा वो अच्छा हो गया। ठीक है, तो इनका मानना था कि जिस चीज़ को हम मानते हैं कि सोसाइटी के लिए वो गलत है, उनको हमने एक बैड सिंबल मान रखा है, तो वो बेसिकली वो बैड सिंबल नहीं था। उन्होंने क्या किया, उनका दिन बना दिया। दिन का जितना भी बचा हुआ पोर्शन था पोएट के, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के, उसको उस क्रो ने उस हेमलॉक ट्री से, जो कि दोनों एक नेगेटिव इम्पैक्ट, दोनों एक नेगेटिव तरीके हैं, या फिर हम कह सकते हैं सोसाइटी में ऐसा माना जाता है कि दोनों नेगेटिवली इम्पैक्टेड हैं, बट उसने क्या किया, उसने रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर जब स्नो गिराई तो उनके दिन का जो बचा हुआ पोर्शन था वो क्या हो गया, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि उनका दिन जो था वो बन गया, है ना। जैसे हमारे आसपास ऐसा माना जाता है ना कि अगर बिल्ली है और वो हम कहीं जा रहे हैं और वो रास्ता काट दे तो हम मान लेते हैं कि अरे अब हमें रास्ता बदल देना चाहिए क्योंकि हमारे साथ कुछ गलत हो जाएगा। तो ये तो हो गई पोएम और इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। अब हम बात करते हैं इस पोएम में कुछ पोएटिक डिवाइसेस की। तो जो फर्स्ट पोएटिक डिवाइस इस पोएम में यूज़ की गई है वो है आपकी इंजॉयमेंट। अब अगर हम बात करें कि इंजॉयमेंट क्या होता है, तो जब कोई भी सेंटेंस से एक लाइन से दूसरे लाइन तक कंटिन्यू होता चला जाता है और उसमें कोई पंक्चुएशन मार्क्स यूज़ नहीं होते हैं तो उसको हम बोल देते हैं इंजॉयमेंट। और इसमें आपने जो स्टैंजा देखा है उसमें आपने ये देखा होगा कि कोई भी पंक्चुएशन मार्क्स फर्स्ट लाइन से फोर्थ लाइन तक यूज़ नहीं किया गया है। ठीक है, तो इसमें इस जो फर्स्ट आपकी पोएटिक डिवाइस इसमें यूज़ की गई है वो क्या है, इंजॉयमेंट। एंड द नेक्स्ट वन इज़ एलिट्रेशन। एलिट्रेशन इज़ व्हाट, जहाँ पे सेम लेटर से स्टार्ट हो करके दो या फिर मोर देन 2 वर्ड्स जो हैं वो आपके वो क्लोजली प्लेस्ड होते हैं। ठीक है, तो उनको हम बोल देते हैं एलिट्रेशन। सेकेंड स्टैंजा की जो फर्स्ट लाइन है उसमें आप देखेंगे हैज़ एंड हार्ट बोथ आर स्टार्टेड फ्रॉम एच एंड दे आर प्लेस्ड वेरी क्लोजली। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एलिट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, फिर लास्ट है आपका कॉन्सोनेंस, रिपीटिंग साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट। ठीक है, जो कि आपका सेकंड स्टैंजा में यूज़ किया गया है, आप इजीली देख सकते हैं उसको।
तो ये तो थी आपके 3 पोएटिक डिवाइसेस जो कि इस पोएम में यूज़ की गई थी। इसके बाद अगर हम बात करें कि पोएम की राइमिंग स्केल क्या है, तो फर्स्ट स्टैंजा अगर हम देखें, द वे अ क्रो शूप डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हैमलॉक ट्री, तो फर्स्ट लाइन और जो थर्ड लाइन का लास्ट लेटर है उनकी राइमिंग सेम लग रही है ना। और अगर हम देखें कि सेकेंड लाइन का जो लास्ट वर्ड है और जो फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड है उनकी राइमिंग सेम है, तो हम ये कह सकते हैं ना कि इसकी राइमिंग स्कीम फर्स्ट स्टैंजा में क्या है, ए बी ए बी। सेकेंड स्टैंजा की अगर हम बात करें तो यहाँ भी फर्स्ट लाइन एंड द थर्ड लाइन आर सेम एंड द सेकेंड लाइन एंड फोर्थ लाइन आर सेम, तो हम इसमें क्या कह सकते हैं, सी डी सी डी। तो अगर हम पूरे ओवरऑल पोएम की बात करें तो इसमें राइमिंग स्केल ये हो सकता है ना, जैसे ए बी सी डी। तो ये थी आपकी पोएम और उसके पोएटिक डिवाइसेस और उसमें जो यूज़ किए गए हैं राइमिंग स्केल वो। आई थिंक दैट्स ऑल फॉर द पोएम। ओके, सो ओके, थैंक यू एवरीवन।